जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था को इस समस्या का सामना करना पड़ता है कि विभिन्न संभावित वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए दुर्लभ संसाधनों का विनिधान कैसे किया जाए। देखिए, हमेशा अर्थव्यवस्था को ये समस्या लगी रहती है कि उनके पास जो दुर्लभ संसाधन है, उनके पास जो सीमित संसाधन है, उसका किस प्रकार प्रयोग करें कि विभिन्न संभावित वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो सके। संभव वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कैसे किया जाए, उन दुर्लभ संसाधनों से, सीमित संसाधनों से संभावित वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कैसे किया जाए, यह समस्या प्रत्येक अर्थव्यवस्था को होती है। मतलब प्रत्येक अर्थव्यवस्था को एक समस्या तो देखने को मिलती है, और वो क्या है, न दुर्लभ संसाधनों का विनिधान कैसे करें कि उन्हें संभावित वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो सके, और साथ ही साथ उन्हें व्यक्तियों के बीच अर्थात अर्थव्यवस्था के अंग, हम सभी जानते हैं कि व्यक्ति जो होते हैं वो अर्थव्यवस्था के अंग होते हैं, उनके बीच ये जो वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं, उनका वितरण किस प्रकार किया जाए, ये हर अर्थव्यवस्था की ये एक समस्या है। तो सीमित संसाधनों का विनिधान तथा अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का वितरण ही किसी भी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। अर्थात यह हम कहना चाहेंगे, किसी भी अर्थव्यवस्था में जो सीमित संसाधन है उसका किस प्रकार प्रयोग करें, किस प्रकार उसका विनिधान करें, और साथ ही साथ उसके बाद जो अंतिम उत्पाद बनेगा, अंतिम सेवाएं जो बनेगी, उसका लोगों के बीच, जो अर्थव्यवस्था का अंग है, उनके बीच कैसे वितरण करें, यह प्रत्येक अर्थव्यवस्था की एक केंद्रीय समस्या है। अब हम लोग समझेंगे सीमांत उत्पादन संभावना, कि सीमांत उत्पादन संभावना क्या है, ये जानते हैं। तो देखिए, जिस प्रकार व्यक्तियों के पास संसाधनों का अभाव होता है, देखिए हर व्यक्ति के पास सभी संसाधन मौजूद नहीं है, व्यक्तियों के पास संसाधनों का अभाव होता है। ठीक उसी तरह कुल मिलाकर किसी अर्थव्यवस्था के संसाधन भी अर्थव्यवस्था में रहने वाले व्यक्तियों की सम्मिलित आवश्यकताओं की तुलना में सर्वदा सीमित होते हैं। देखिए ध्यान से, अगर हम बात करें व्यक्तियों का, तो व्यक्तियों की जितने भी उनकी ज़रूरत होती है, उनकी जो आवश्यकता है, वो सारी आवश्यकताएं उसे पूरा नहीं हो पाती। मतलब संसाधन उसके सामने अभाव पड़ जाता है, संसाधन कम पड़ जाता है। उसी प्रकार यदि हम अर्थव्यवस्था में देखें, तो अर्थव्यवस्था में रहने वाले जितने भी लोग हैं, सभी लोगों की आवश्यकताओं को तुलना करें, अर्थव्यवस्था में रहने वाले लोग, अगर हम अर्थव्यवस्था में रहने वाले लोगों की सभी आवश्यकताओं को तुलना करें अर्थव्यवस्था के संसाधन से, तो हम क्या पाते हैं कि अर्थव्यवस्था में जितने भी संसाधन हैं उनके सामने सीमित है। लोगों की जितनी आवश्यकताएं हैं उनके सामने अर्थव्यवस्था के जितने भी संसाधन हैं वो क्या हैं, न सदैव सीमित होती हैं। तो दुर्लभ संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग होते हैं। तब ऐसी स्थिति में क्या होता है, दुर्लभ संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग होते हैं। मतलब जो संसाधन ऐसा लगता है कि वो सीमित है, तो उसके बदले में क्या किया जाता है, ना दूसरे संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। तथा प्रत्येक समाज को यह निर्णय करना पड़ता है कि वस्तु तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए प्रत्येक संसाधन का कितना मात्रा में उपयोग किया जाना है। यानी समाज को यह निर्णय लेना पड़ता है कि वो वस्तु तथा सेवाओं के लिए उसके पास जो सीमित संसाधन है उसका वो कितनी मात्रा में प्रयोग करे। यानी कि दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि प्रत्येक समाज को यह निर्णय लेना होता है कि विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए वो अपने दुर्लभ संसाधनों का विनिधान किस प्रकार करे। मतलब समाज को यह निर्णय लेना पड़ता है कि वो विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं बनाएगा, विभिन्न प्रकार की जो सेवाओं का उत्पादन करेगा, तो उनके पास जो दुर्लभ संसाधन है, उसके पास जो सीमित संसाधन है, उसका वो विनिधान किस प्रकार करे, वो उसका प्रयोग किस प्रकार करे, ये निर्णय लेना पड़ता है प्रत्येक समाज को। अर्थव्यवस्था के दुर्लभ संसाधनों के विनिधान से विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के विशिष्ट संयोग उत्पन्न होते हैं। कहता है क्या,
अर्थव्यवस्था के पास जितने भी सीमित संसाधन हैं, यदि अर्थव्यवस्था के जो सीमित संसाधन हैं, जो दुर्लभ संसाधन हैं, उसका यदि विनिधान किया जाए, उसका प्रयोग किया जाए और विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए, तो उनके बीच में एक विशिष्ट संयोग उत्पन्न होता है, एक पार्टिकुलर कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। मतलब अर्थव्यवस्था में जितने भी सीमित संसाधन हैं, यदि उनका विनिधान करें और विभिन्न प्रकार के वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करें, तो उनके बीच एक विशिष्ट संयोग उत्पन्न होते हैं, पार्टिकुलर कॉम्बिनेशन उत्पन्न होते हैं। उपलब्ध संसाधनों की कुल मात्रा के परिप्रेक्ष्य में, यदि जितने भी संसाधन उपलब्ध है अर्थव्यवस्था में, उसके सारे मात्रा को अगर हम दृष्टि में देखें, उसके सारे जो संसाधन हैं, मतलब अर्थव्यवस्था में उपलब्ध जितने भी संसाधन हैं, यदि उनकी मात्रा को ध्यान में रख के देखें, उसकी दृष्टि पे ध्यान दें, तो उन संसाधनों को विभिन्न रूपों में विनिधान संभव है। यानी कि अर्थव्यवस्था में जितने भी सीमित संसाधन हैं, उनकी मात्रा को यदि हम प्रयोग में करें, उनको वस्तुओं और सेवाओं में कन्वर्ट करें, उसे बदलें, तो इनको कई रूपों में हम उसको संभव विनिधान कर सकते हैं। मतलब कई रूपों में उसका विनिधान किया जा सकता है, जिससे हमें क्या होगा, अगर हम कई तरीके से उसका प्रयोग करेंगे तो हमें कई वस्तुओं और कई सेवाओं का समूह मिलेगा। मतलब हमें उससे सभी संभावित वस्तुओं और सेवाओं के विभिन्न मिश्रणों को प्राप्त किया जा सकता है। मतलब अगर हम अलग अलग तरीके से अलग अलग मात्रा में अगर हम वस्तुओं का प्रयोग करें, तो हमें कई वस्तुओं और सेवाओं के हमें मिश्रण प्राप्त होंगे, हमें कई समूह प्राप्त होंगे। तो उपलब्ध संसाधनों की मात्रा तथा उपलब्ध प्रौद्योगिकी ज्ञान के द्वारा उत्पादित की जा सकने वाली सभी वस्तुओं तथा सेवाओं के सभी संभावित संयोगों के समूह को अर्थव्यवस्था में उत्पादन संभावना सेट करते हैं। देखिए, जितने भी अर्थव्यवस्था में संसाधन उपलब्ध है, उसकी मात्रा और प्रौद्योगिकी ज्ञान, जो टेक्नोलॉजी है, उसके द्वारा जो उत्पादित करते हैं, और हम सब बहुत सारे सभी वस्तुओं को उत्पादन करते हैं, विभिन्न प्रकार के सेवाओं को उत्पादन करते हैं, और यदि हम उनके सभी वस्तुओं और सेवाओं जो हमें प्राप्त हुआ, उनको यदि हम संयोगों को, जो पार्टिकुलर कॉम्बिनेशन जो हमें प्राप्त हुआ, उन समूह को क्या कहा जाता है, उत्पादन संभावना सेट करते हैं। देखिए, इसको सिंपल शब्दों में कहेंगे तो अर्थव्यवस्था में जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था में जो प्रौद्योगिकी ज्ञान है, उसके द्वारा जो उत्पादन की जा सकती है, जिससे हमें सभी प्रकार की वस्तुएं और सेवाएं जो उत्पन्न होगी, उससे हमें कई प्रकार की पार्टिकुलर कॉम्बिनेशन मिलेगा। मतलब यदि हम संसाधन का और प्रौद्योगिकी ज्ञान का अगर हम अलग अलग मात्रा में अलग अलग तरीके से अगर हम प्रयोग करें, कई तरीके से अगर मात्रा को लें और टेक्नोलॉजी को, प्रौद्योगिकी को यूज़ करें, तो हमें कई वस्तुओं और सेवाओं की संभावनाएं सेट हमें प्राप्त होगी, पार्टिकुलर कॉम्बिनेशन प्राप्त होगी, और इसी समूह को उत्पादन संभावना सेट कहते हैं। अब हम लोग उदाहरण के साथ देखेंगे कि उत्पादन संभावनाएं क्या होती है। उत्पादन संभावनाओं को हम अच्छे तरीके से एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो देखिए, एक ऐसी अर्थव्यवस्था को लें जो अपने संसाधनों का उपयोग करके अनाज तथा या कह सकते हैं कपास का उत्पादन करती है। देखिए, हम एक ऐसे अर्थव्यवस्था को लेते हैं, उस अर्थव्यवस्था में क्या हो रहा है कि वो अपने संसाधनों का प्रयोग करता है अनाज के उत्पादन में और कपास के उत्पादन में। तो देखिए, हमारे सामने एक तालिका दी हुई है जिसमें कोई एक अर्थव्यवस्था की है जहां पर अनाज और कपास का उत्पादन करता है। तो तालिका 1.1 में क्या देखते हैं, न अनाज तथा कपास के कुछ संयोग को दर्शाया गया है, कुछ कॉम्बिनेशन को दिखाया गया है। देखिए, ये संभावना ए में पहला कॉम्बिनेशन को दिखाया गया है अनाज और कपास के बीच में, उसके बाद बी संभावना में दिखाया गया है कपास और अनाज के बीच में, सी में भी दिखाया। इस तरह हम लोग को देखिए कई संभावनाएं सेट हमें यहाँ पर देखने को मिला है, कई समूह देखने को मिला है। इसमें क्या हो रहा है कि तालिका 1.1 में अनाज तथा कपास के
कुछ संयोग को दिखाया गया है, दर्शाया गया है जिसका उत्पादन उस अर्थव्यवस्था में संभव है। मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ कुछ संभावनाएं दिखाया गया है जहां पर जिस अर्थव्यवस्था को हम लिए थे वहां पर ये उत्पादन संभव था। जब इसकी संभावना पूर्णतः प्रयुक्त किए जाते हैं तब ये देखने को मिला था। मतलब जब इसके संसाधन पूर्णतया उपयोग किया गया, उस अर्थव्यवस्था में जितने भी संसाधन थे उन सभी संसाधनों का प्रयोग किया तो हमें कुछ इस प्रकार की संभावनाएं हमें समूह प्राप्त हुई। देखिए, सभी संसाधनों का उपयोग अनाज के ही उत्पादन पर किए जाने पर अनाज की अधिकतम संभावित उत्पादित मात्रा 4 इकाई है। अगर हम इस लिस्ट को देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो जो अर्थव्यवस्था है अपने सारे संसाधनों का प्रयोग किया तो अनाज का सबसे ज़्यादा उत्पादन कितना होता है ना, अनाज का सबसे ज़्यादा उत्पादन 4 इकाई होता है। और यदि सभी संसाधनों का उपयोग यदि कपास के उत्पादन में किया जाए तो इसका अधिकतम उत्पादन की मात्रा कितनी होती है न 10 इकाई होती है। देखिए, कपास सबसे ज्यादा कितना उत्पादन हो रहा है 10 और अनाज कितना सबसे ज्यादा उत्पादन हो रहा है न 4। मतलब यहां पर क्या देख रहे हैं कि उस अर्थव्यवस्था में अगर सारे संसाधनों का प्रयोग करता है तो अनाज का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है 4 इकाई, जबकि सभी संसाधनों का प्रयोग करने पर कपास का अधिकतम उत्पादन कितना होता है न 10 इकाई। यदि हम इस अर्थव्यवस्था के सभी कॉम्बिनेशनों को देखें, सभी संभावनाओं को देखें तो हमें कई संभावनाएं देखने को मिलती है। तो देखिए, अर्थव्यवस्था में जब अनाज की 1 इकाई उत्पादन हो रहा था तो कपास के उस समय 9 इकाई का उत्पादन हो रहा है, देख सकते हैं। और जिस समय अनाज के 2 इकाई का उत्पादन होता है, देखिए अनाज के जब 2 इकाई का उत्पादन होता है उस समय कपास के 7 इकाई का उत्पादन होता है। और इसी लिस्ट को अगर हम आगे बढ़े तो क्या देखते हैं कि जिस समय अनाज के 3 इकाई का उत्पादन होता है तो उस समय कपास के 4 इकाई उत्पादन हो रहे हैं। मतलब कुल मिला के देखिए, यहाँ पर जिस समय अनाज का 0 इकाई उत्पादन होता है उस समय कपास की 10 इकाई उत्पादन होती है। जिस समय अनाज के 1 इकाई उत्पादन होते हैं उस समय कपास के 9 इकाई उत्पादन होते हैं। जिस समय अनाज के 2 इकाई उत्पादन होते हैं उस समय कपास के 7 इकाई, और जिस समय अनाज के 3 इकाई का उत्पादन होता है उस समय कपास के 4 इकाई उत्पादन होते हैं। और यदि इसी तरह हम और आगे बढ़ें तो हम क्या पाते हैं, जिस समय अनाज के 4 इकाई का उत्पादन होता है उस समय कपास में किसी प्रकार का उत्पादन नहीं होता है। मतलब यहां पर लोग क्या देख सकते हैं कि यहां पर हमें कई समूह, कई संभावनाओं के समूह देखने को मिल रहा है, जो कि एक तरफ अनाज के उत्पादन का है और एक तरफ कपास के उत्पादन का है। यहां पर दो राशियों को लेकर चला गया है, एक तो अनाज है और दूसरा क्या है न कपास। इस तरह हमें बहुत सी अन्य संभावनाएं भी हो सकती है। जैसे कि अगर हम इसी लिस्ट में अगर हम बात करें, जैसे कि 4 से कम लेते हैं, जैसे कि 2.5 लेते हैं अनाज का उत्पादन, तो डेफिनेटली उस समय कपास की कोई तो उत्पादन रही होगी। उसी प्रकार यदि हम अनाज में 3.5 लें तो उस समय भी हमें कपास की कुछ तो उत्पादन प्राप्त होगी। मतलब कहने का मतलब है यहां पर हमें और भी अन्य बहुत सारे संभावनाएं प्राप्त हो सकती हैं। और यदि हम रेखाचित्र 1.1 में देखिए, जो यहां पर दिखाया गया है इस रेखाचित्र में देखिए, तो हमें क्या होता है कि रेखाचित्र 1.1 में अर्थव्यवस्था की उत्पादन संभावनाएं दर्शाई गई है। तो यहां पर जो हमने अभी लिस्ट बनाया, देखिए इस लिस्ट को जो बनाए अभी हमने, उसको यदि हम ग्राफ में देखें तो रेखाचित्र देखिए 1.1 में देखिए उसके लिए चित्र बनाया गया है। ठीक है, जो यहाँ पर सभी संभव जो परिणाम थे हमारे ABCDE, उन बिंदुओं को यहाँ पर दिखाया गया है जो कॉम्बिनेशन आया था अनाज और कपास के बीच में। तो वक्र पर यदि यहाँ पर इसके वक्र को देखिए, जो हमारे एक टेढ़ा बना है वक्र है ना, वक्र पर अथवा उसके नीचे स्थित कोई भी बिंदु, अगर हम इस वक्र के नीचे अगर बात करें, इस वक्र के नीचे अगर हम बात करें तो कोई भी बिंदु अनाज तथा कपास के उस संयोग को दर्शाती है जिसका उत्पादन अर्थव्यवस्था के संसाधनों द्वारा संभव है।
मेरा कहने का मतलब है इस वक्र के नीचे अगर हम कहीं पर एक बिंदु लें तो वो बिंदु हमें क्या बताता है, वो बिंदु बताता है एक ऐसे संयोग को दर्शाता है, ऐसे कॉम्बिनेशन को दर्शाता है जो अर्थव्यवस्था में जितने संसाधन हैं उसके द्वारा, उन संसाधनों के द्वारा उसका उत्पादन किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि इस वक्र के नीचे अगर कोई पॉइंट आएगा तो वो हमें कपास और अनाज के उत्पादन को दर्शाएगा, और वो उत्पादन कहाँ से आएगा, न अर्थव्यवस्था के पास जितने संसाधन थे उन संसाधनों का प्रयोग से ये संभव हो सकता है। देखिए यह वक्र कपास की किसी निश्चित मात्रा के बदले अनाज की अधिकतम संभावित उत्पादित मात्रा तथा अनाज के बदले कपास की मात्रा को दर्शाता है। देखिए यहाँ पर इस पॉइंट पे बात करेंगे, इस ग्राफ में हमें क्या बताता है, इस ग्राफ में हमें ये बताता है कि जब मेरा अनाज अधिकतम होता है, जब अनाज मेरा अधिकतम होता है उस समय कपास की न्यूनतम मात्रा को दर्शाता है। मतलब देखिए यह जो वक्र है कपास की किसी निश्चित मात्रा के बदले अनाज की अधिकतम संभावित उत्पादित मात्रा तथा अनाज के बदले कपास की मात्रा को दर्शाता है। मतलब इस ग्राफ में ये बताता है कि अगर हम कपास का कोई एक निश्चित मात्रा लें, कपास की कोई एक निश्चित मात्रा लें तो उस निश्चित मात्रा में अनाज का अधिकतम कितना उत्पादन होगा, या अगर हम कहें अनाज की कोई हम निश्चित मात्रा लें, अनाज की कोई निश्चित मात्रा लें तो उस समय, जब हम अनाज की कोई निश्चित मात्रा लिए थे तो उस समय कपास की कितनी अधिकतम उत्पादन हो सकता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, इस वक्र को जो भी हमें प्राप्त हुआ इसको सीमांत उत्पादन संभावना कहते हैं। मतलब इस वक्र की एक खासियत ये है कि इसमें हमें ये पता चलता है कि यदि किसी भी एक पदार्थ का कोई एक निश्चित मात्रा लें तो दूसरा कोई पदार्थ का उत्पादन अधिकतम कितना हो सकता है।